नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में 2022 के निकाय चुनाव होने वाले थे, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय सामने आया है, जिस पर अब राज्य सरकार का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करके ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पहले कानूनी पहलुओं को गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा। अगर जरूरत होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक हो। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मथुरा पहुंचे। उन्होंने जवाहर बाग में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि किसानों के उत्थान के लिए सरकार काफी योजनाएं चला रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गौवंश की समस्या को लेकर चिंतित है। इसके निदान के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में मैं अपने मथुरा जनपद के उद्यान की जितने भी चीज़ें हैं उनके निरीक्षण में आया था और किसानों के बीच में संवाद भी हुआ। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया और तमाम किसानों के बीच में अपने उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। तमाम उद्यान विभाग के हमारे अधिकारी भी उपस्थित थे, तमाम किसान लोग भी उपस्थित थे। सबके बीच में एक सकारात्मक अच्छी बात हुई है। उद्यान विभाग से तमाम किसानों ने नई नई योजनाओं को अंगीकार भी किया। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जालान पहुंचे, जहां उन्होंने उरई में सपा कार्यकर्ता सुरेंद्र मुखरी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और यहां केवल पिछड़ों का हक ही नहीं छीना जा रहा, बल्कि बीजेपी सत्ता में रही तो बाबा साहेब ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को भी धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। इस दौरान उनसे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं मिला है। जिस दिन समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ जो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और निवेश के नाम पर धोखा दिया। याद कीजिए, बुंदेलखंड में कहा था कि मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे। आज मुझे बताओ, दिल्ली और लखनऊ की सरकार इतने दिनों से कहाँ मिसाइल बन रही है? तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। इसीलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सेक्टर 39 कोविड अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। टीम ने मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान सीएमएस भी टीम के साथ मौजूद रहे। सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया गया।
तो बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से साझा कर रहे हैं, जहां पर इस नोएडा के सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन है उसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया और सारी सुविधाओं को देखा गया। तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोरोना को लेकर तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद आज मॉक ड्रिल किया गया है और मॉक ड्रिल में सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा के सेक्टर 39 में आज मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान मरीज को कैसे लेकर आना है और मरीज के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इन सारी चीजों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इसके साथ ही साथ मशीनों को भी देखा गया है कि सारी व्यवस्था अगर किसी तरह की परिस्थिति आती है तो सुचारू है या नहीं। जो सेकेंड वेव की हमारी जो डाटा थी, उस डाटा के हिसाब से हम 3 to 4 टाइम्स तैयार हैं। तो अगर कोई वेव आता है तो पिछले सेकेंड वेव से संख्या अगर 4 गुना 5 गुना भी हो जाती है तो उसको हम लोग कम्बैट कर लेंगे, उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार। वहीं अगली खबर गोरखपुर से है, जहां 5 सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर 108 बिंदुओं पर तैयारी को परखा गया। शासन की ओर से सोमवार को ही चेकलिस्ट जारी कर दी गई थी। हर अस्पताल पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को तैनात किया गया था। उन्हीं की देखरेख में पूरी रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शासन के निर्देश पर गोरखपुर के 5 सरकारी अस्पतालों में मोबाइल की गई है। 108 बिंदुओं पर तैयारियों का ध्यान रखा गया है। एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है और जिसमें जो है ऑक्सीजन प्लांट की गुणवत्ता, ऑक्सीजन टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी क्रियाशीलता, कर्मचारियों की ट्रेनिंग का स्टेटस, उपलब्ध औषधियां तथा अन्य आवश्यक जो हमारे भंडार हैं उनको चेक करने के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जहां देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर प्रशासन कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार की ओर से जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। L2 का बारीकी से निरीक्षण किया गया। यहां हर एक चीज के बारे में जानकारी जुटाई गई। वहीं उनके साथ मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीपी सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी की ओर से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, जनपद मैनपुरी में जो हमारा L2 हॉस्पिटल है, इसके पहले L1 पर भी लोगों ने उसको देखा है कि कोरोना को अगर आता है तो उसकी तैयारियों के संबंध में एक मॉक ड्रिल गवर्नमेंट की ओर से रखी गई थी, जिसका हम लोगों ने जायजा लिया है। जिसमें बेड की अवेलेबिलिटी, बेड पर फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ों को चेक किया गया रियल टाइम पर। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसके वाइटल्स चेक किए जाएंगे, बाकी सारी चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान दिया।
उधर गोरखपुर में 16 साल की लड़की के 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद उसके शव को पंखे से लटका दिया गया। देर रात पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल परिजनों ने शव का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार करके जिला मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी सारे लोग से तकिया से मुंह बांध के उसका दबा के मुंगा के उसको धमकाया गया लड़की के कि तुम अपने मम्मी पापा से मत बताना। वो कही हम बताएंगे, तो उसी पे लड़की के तकिया से धो के मुंह दबा के मुंगा के और दुपट्टे से बांध के अब पंखा में लटकाया हुआ है। अब पंखा जो कि आज घटना ही है, पोस्टमार्टम हुई है। पुलिस वाली आई थी कि लेकर गई हैं 7-8 बजे में लेकर गई हैं, बोली है 10 बजे पोस्टमार्टम मिल जाएगा आपको बच्चा। पुलिस वाली हमारे रास्ते ही में वो छल कर दी है। एम्बुलेंस ही में बोला गया है कि काली मंदिर उतारना है, तो वो गोल गोल घुमाने लगा। हम कहाँ ले जा रहे हैं, तो आदमी हमारा कह रहे हैं कि ये तो राजघाट ले जा रहे हैं। हम राजघाट नहीं, काली मंदिर ले चलिए। सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को, जैसे आप लोग परिजनों को मारा पीटा गया है। हाँ, तो सुनिए तो उतने पे पुलिस वाले एक थप्पड़ हमारे आदमी को लगा दिए हैं। हमें भैया क्यों मार रहे हैं, हम लोग को गलती क्या है? काली मंदिर हमको उतारिए। उसके बाद में कह रहा है कि तुम्हारा चलेगा कि मेरा चलेगा। बस आदमी का कहीं है, गाड़ी का ब्रेक इसे इधर उधर करने लगे हैं, तो थोड़ा सोल्ला किया है, तो आदमी उतरे हैं, तो बोले हैं कि ऐसा है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हमको काली मंदिर पे। तो हम कल सुने हैं दोपहर को कि ऐसी कांड हुई। इनके पापा आके बताएं कि ऐसी बात हुई है। तो जब हम सुने कि वो लड़की हमके बताई, उस लड़की को ऐसे कैसे क्या हो गया। सुसाइड वाला मामला क्या है? अब सुसाइड वाला मामला जो ये लोग बता रहे हैं वही हम सुने हैं, उसके अलावा हम नहीं कुछ जानते। लेकिन वो बच्ची जो है हम लोग के सामने बड़ी हुई है, मतलब 16 साल। घटनाक्रमी है, जब प्रशासन आई हम भी सुने तो साथ में गए, तो ये लोग तो मतलब जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम बोले नहीं सर हम चलेंगे, कोई गार्जियन नहीं है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो बोले ठीक है चलिए, मगर इस लड़की के साथ रेप करके गला घोट के उसको फांसी लगाया गया है। वो फांसी अपने से नहीं लगाई है, उसके साथ बुरी तरीके से रेप करके 2-4 लोग मिलके उसके साथ रेप कांड किए हैं, फिर फांसी लगाए हैं। क्योंकि फांसी लगाती तो जब यहाँ फांसी लगता है सरकवासी दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पंखे से होता। बिल्कुल पंखे में सटी हुई थी लड़की। 25 तारीख को एक बालिका की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर परिजनों के उपस्थिति में शव को कब्जे में लिया गया। फोरेंसिक टीम से पूरी जांच कराई गई और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। नियमानुसार जो शव है उसको पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई। उसके उपरांत शव जो है वो परिवारीजनों को दे दिया गया। तो हम कल सुने हैं दोपहर को कि ऐसी कांड हुई। इनके पापा आके बताएं कि ऐसी बात हुई है। तो जब हम सुने कि वो लड़की हमके बताई, उस लड़की को ऐसे कैसे क्या हो गया। सुसाइड वाला मामला क्या है? अब सुसाइड वाला मामला जो ये लोग बता रहे हैं वही हम सुने हैं, उसके अलावा हम नहीं कुछ जानते। लेकिन वो बच्ची जो है हम लोग के सामने बड़ी हुई है, मतलब 16 साल। उधर महोबा शहर के आला चौक के पास जिला पंचायत की बेशकीमती संपत्ति पर माधव खरे का अवैध कब्जा है, जिसको लेकर जिला पंचायत ने बेदखली के नोटिस समेत 3,71,59,000 रुपए की रिकवरी नोटिस भेजा है, जिस पर राजस्व विभाग ने जिला पंचायत से जारी हुई आरसी के तहत इनको नोटिस और मांग पत्र दिया है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई धनराशि जमा नहीं की गई, जिस पर तहसीलदार बालकृष्ण सिंह के निर्देश पर राजस्व की टीम मौके पर पहुंची, जहां तकरीबन 5 घंटे तक राजस्व कर्मियों ने उक्त कब्जाधारी को पकड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद तहसील से आरोपी को जेल भेज दिया गया। तहसीलदार बालकृष्ण सिंह ने बताया कि जिला पंचायत विभाग की ओर से जारी की गई आरसी की रकम जमा न की जाने पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जीवनलाल चौरसिया ने बताया कि जिला पंचायत की बेशकीमती जमीन पर 86 साल से माधव खरे का कब्जा है और गलत तरीके से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री की गई है। जिला पंचायत के बकायेदार हैं श्री माधव खरे, उनके खिलाफ आरसी इशू करी थी जिला पंचायत ने। इनको हमने नोटिस दिया था, मांग पत्र दिया था। इनके मांग पत्र देने के पश्चात 15 दिन बीत जाने के पश्चात भी इनके पास इनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गई। आज हमने नियमानुसार इनको कारागार में निरुद्ध करने के लिए भेज दिया गया। समस्या ये थी कि पूरा जिला प्रशासन, यहाँ बीजेपी के जितने नेता हैं सब उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं 4.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज ताज्जुब की बात ये समझेंगे कि ना तो यहाँ राज्यपाल का आदेश माना जाता है, ना राज्यपाल के सचिव का आदेश माना जाता है। यहाँ तो भूमाफियाओं को पूरा जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए इतनी देर कार्रवाई में हुई। आज ये स्थिति ये है कि यहाँ का जिला प्रशासन लखनऊ पुलिस ने जनवरी 2022 से लेकर अब तक महिला संबंधित अपराध की गई कार्रवाई की जानकारी दी। लखनऊ कमिश्नर ने अब तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 416 गुमशुदगी के मामले मिले, जिसमें कुल 306 बरामदगी की गई है। महिला हेल्प डेस्क पर अब तक कुल 18,479 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका तत्परता से निस्तारण करते हुए 13,582 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। तो बता दें कि पुलिस ने महिला अपराधों का ब्यौरा दिया है, जिसमें 2022 में आए 416 गुमशुदगी के केस में 306 बरामदगी की गई हैं। तो 2022 में महिलाओं की जो गुमशुदगी हुई थी, इसको लेकर पुलिस की तरफ से ब्यौरा जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि 306 लड़कियों की, महिलाओं के जो गुमशुदगी के केस थे वो दर्ज कराए गए थे और जिसमें से गुमशुदगी के बाद बरामदगी कर ली गई है। वहीं बाराबंकी जिले के मयूर विहार कॉलोनी स्थित कार्यालय से सहायक श्रमायुक्त मयंक सिंह ने बताया कि शासन की ओर से हर 6 महीने में अलग अलग कैटेगरी के वर्कर के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अभी ऑन स्किल्ड वर्कर को 375 रुपए प्रतिदिन देना निर्धारित किया गया है। साथ ही 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। यदि करवाते हैं तो वेवर टाइम का रेट दिए जाने का प्रावधान है। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 8 घंटे से ज्यादा काम करवाए जाने के बाद श्रमिक को ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है, तो इस संबंध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल एसोसिएशन बाराबंकी के साथ इस संबंध में एक जन जागरूकता कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। हर 6 महीने पे न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए। तो बेसिकली जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए अभी 375 रुपए उनको प्रतिदिन देना है और 8 घंटे से ज़्यादा की आप उनसे नौकरी नहीं करवा सकते हैं। अगर करवा रहे हैं तो ओवर टाइम के नियम दुगने रेट से दिए जाने के प्रावधान है। वहीं एक बार फिर से इन दिनों चीन में कोरोना वायरस का खतरा चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में इसका संक्रमण ना हो, इसके लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में पतंजलि योग गंगा गज समिति की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घर घर हवन कराए जा रहे हैं, जिसमें चिन्मयता, काल मेघ जैसे तमाम औषधियों से युक्त हवन सामग्री से हवन किया जा रहा है। हवन कर रहे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दूध, घी, आम की लकड़ी के साथ विशेष औषधि युक्त हवन के से वैदिक यज्ञ करने से वायुमंडल में फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है।
को देखते हुए पतंजलि योग समिति गंगागंज की तरफ से यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आज यज्ञ और हवन किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरीके से एक बार फिर से चीन के साथ साथ तमाम देशों में संक्रमण का साया फैला, इसको लेकर के किस तरीके का यहाँ पर आज यज्ञ और हवन किया गया। सर, आज अब फिर से यहाँ पर एक बार यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया है, आखिर किस तरह से इस यज्ञ और हवन से जो संक्रमण है उससे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, ये साइंटिफिकली रूप से, विज्ञान रूप से सिद्ध हो चुका है कि हवन के द्वारा जितने भी जीवाणु और विषाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे ऋषियों की परंपरा थी और बहुत वैज्ञानिक परंपरा थी वो, उसके पीछे कोई किसी भी तरीके का एक कर्मकांड नहीं था। तो हवन हमारी जो है जीवन पद्धति का, हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा था, योग और हमारा यज्ञ। तो योग भी हम लोग यहाँ पे करते हैं और यज्ञ भी करते हैं, लगातार यहाँ पर यज्ञ चलते रहते हैं। हमारी गंगागंज समिति ने इस बार जो है, अभी जिस तरह का पता चल रहा है कि कुछ चाइना में काफी तेजी से जो है ये संक्रमण फैला है और भारतवर्ष में भी इसके कुछ जो है पेशेंट आने लगे हैं, तो हमारी सरकारें भी जिस तरह सचेत हैं, हमारी पतंजलि योग समिति स्वामी जी के निर्देशन में, आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पूरी तरीके से सजग है और उसी सजगता के अंतर्गत हमने यहाँ पर यज्ञ का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है और ये यज्ञ के कार्यक्रम अभी लगातार हमारे चलने वाले हैं। इसमें कहीं किसी तरह का अवरोध क्या लगता है कितना ये फायदेमंद होगा जो आज हवन का कार्यक्रम किया गया, संक्रमण को कितना इससे रोका जा सकता है? देखिए, ये हमारी वैदिक परंपरा है और ऋषियों की परंपरा। ऋषि का मतलब होता है यानी वैज्ञानिक। उन्होंने पहले ही आत्म साक्षात्कार करके और ऐसा रिसर्च करके बताया था कि जो जैसे हमारे यहाँ इस तरीके के जो जीवाणु और विषाणु हैं यज्ञ के द्वारा पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो कोरोना आदि की बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ फैल रही हैं, उनको रोकने में यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से यज्ञ के द्वारा हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके बातचीत करने के लिए हमारे साथ पतंजलि योग समिति गंगागंज के सदस्य थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक बार फिर से संक्रमण ने दस्तक दी, इस देश दुनिया में दस्तक दी है, उसको लेकर के भारतवर्ष में लगातार यज्ञ और हवन के कार्यक्रम चल रहे हैं। RNTV से अभिषेक कुमार यादव। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।